हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू प्रोसीयूटी। तो आज हम करेंगे 20 MCQs ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज -2। इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिक्रीजेज बाय 10, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, प्रोडक्ट जो है डिक्रीज बाय 10 हुआ है, ठीक है, 10% से डिक्रीज हुआ है प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट नहीं, एंड जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है वो है -2, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -2 है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 20%, ठीक है। अब मैं यहाँ कैलकुलेशन करके भी नहीं दिखा सकता, बट वाइट बोर्ड अभी नहीं है, बट आपको आंसर जब कैलकुलेट करोगे 20% आएगा, ठीक है। और ऐसी कैलकुलेशन तो आपको तुरंत हो जानी चाहिए। बाकी आपको रफ पेपर अगर हो तो आप तुरंत कर सकते हो रफ में, अगर आपको टाइम लगता है करने में तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कंज्यूमर स्पेंड्स 600 और परचेजिंग 4 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर पर यूनिट। ये भी बेसिक सा है, 600 बाय 4, 150 रुपीज़, ठीक है। बी आएगा इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। बी कह रहा हूँ, सॉरी, अच्छा बी तो है ये, अच्छा लिख गलत दिया ऑप्शन, 150 रुपीज़ आंसर 150 है, ठीक है। बी 150 है ना, यहाँ सी लिख दिया इन्होंने, 150 आएगा, ठीक है, ये चेंज कर देंगे। व्हाट डज द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है कॉस्ट टू ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, ऑप्शन सी संक कॉस्ट, एंड ऑप्शन डी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो देखो, फिक्स कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं कहते, एंड संक कॉस्ट तो हो गया, तो रिस्क हो गया आपका एक तरीके से, जो रिस्क कॉस्ट, या कितना आपका लॉस गया अगर बिजनेस डूब गया तो, ठीक है। एंड कॉस्ट अवेलेबल ऑफ ऑल ऑप्शंस, ये भी नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, ठीक है, कि आपने इस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या कॉस्ट पे करी है, आपके पास पहले क्या अपॉर्चुनिटी थी, क्या अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दी, तो अपॉर्चुनिटी उसे कहते हैं, ठीक है, कि आपने अगले अल्टरनेटिव के लिए आपने कुछ छोड़ दिया पीछे, या इस अपॉर्चुनिटी तक आने के लिए आपकी क्या कॉस्ट लगी, है ना। तो इसका आंसर आएगा बी, कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट जो है एवरेज कॉस्ट से कम होती है, तो जो एवरेज कॉस्ट है ये भी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसका एवरेज कॉस्ट ये आएगा ए, एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। ओके, तो ए है मोनोपोली, बी है परफेक्ट कंपटीशन, सी है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड डी है ओलिगोपोली, ठीक है। तो मोनोपोली तब होती है जब एक ही सेलर हो, बट यहाँ तो मार्केट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। तो जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है तो मोनोपोली तो नहीं होगा। बट आगे देखो, प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अगर है एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है, तो इसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। इसका आएगा सी आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, व्हाट विल बी द मार्जिनल रेवेन्यू। तो अगर टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम, तो मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा वो 0 आएगा, ठीक है। चेक करते हैं, हाँ, तो 0 आएगा, ये सी। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डज लॉ ऑफ डिमांड स्टेट। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। ऑप्शन ए, डिमांड रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन प्राइस चेंजेस, ऑप्शन बी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर डायरेक्टली रिलेटेड, ऑप्शन सी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड, एंड ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव। तो देखो, इसका जो आंसर है वो आएगा सी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। क्यों, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो फिर क्वांटिटी कम हो जाएगी। इनवर्सली रिलेटेड होता है एक दूसरे से, डायरेक्टली रिलेटेड हो गया कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं होता। जो डिमांड है लॉ का, वो कहता है अगर एक ये बढ़ेगा प्राइस तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं, ये रहा, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
assertion, a monopoly firm has no supply curve, and reason है a monopoly firm is a price maker and not a price taker. ओके, तो ये जो है ये फर्स्ट भी सही है एंड ये सेकंड भी सही है. अ मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस मेकर एंड नॉट अ प्राइस टेकर. ठीक है, एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी ये करेक्ट है. अ मोनोपोली फर्म हैज नो सप्लाई कर्व, एंड इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये कि अ मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस मेकर एंड नॉट अ प्राइस टेकर. तो सही एक्सप्लेनेशन है क्यों सप्लाई कर्व नहीं होता है. ठीक है, तो ये बोथ ए एंड आर आर ट्रू. जो ए है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आंसर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 है अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स एबनॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन. स्टेटमेंट 2, इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स एबनॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, तो नहीं, ऐसा तो नहीं है. परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आना तो मुश्किल होता है. वहाँ तो नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए ही लोग लड़ रहे होते हैं. तो लॉन्ग रन में तो ऐसा कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आए, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई. ठीक है, तो अब स्टेटमेंट 2 है इन अ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स. तो हाँ, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन जब होता है तो फर्म जो है वो अपना प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करती है ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस आ सके, ज़्यादा सेल्स हो सके. जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होगा जब ही तो वहाँ पे उनके पास सेल्स ज़्यादा आएगी. तो सही है ये ऑप्शन 2, जो स्टेटमेंट 2 है. ठीक है, तो इसका जो है ये आएगा ऑप्शन 2 जो है डी, ओनली 2. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. ये ओनली 2 है करेक्ट आंसर. इफ द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज 800 करोड़ एंड इम्पोर्ट्स आर 900 करोड़, व्हाट इज द ट्रेड बैलेंस. तो देखो, अगर आपने एक्सपोर्ट करा यानी यहाँ से सामान बाहर भेजा, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो आपने इंडिया से बाहर के देशों में सामान भेजा 800 करोड़ का, एंड इम्पोर्ट्स है 900 करोड़ की, यानी आपने 900 करोड़ का सामान मंगा लिया बाहर से. तो आप नेट में तो आपने एक्सपोर्ट करा ही नहीं, नेट में तो आपने -100 करोड़ का एक्सपोर्ट कर लिया. 900 माइनस 800, सॉरी 800 माइनस 900, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है ना, नेट एक्सपोर्ट. नेट में तो आप फिर माइनस में चले गए, तो 100 करोड़ का तो आपका डेफिसिट हो गया. तो यहाँ पे आप देखो 100 करोड़ का डेफिसिट कहाँ, ये रहा बी ऑप्शन जो है 100 करोड़ डेफिसिट, ये आएगा इसका आंसर. अगर ये जो वैल्यूज़ है ये अगर उल्टा होता कि 900 करोड़ के एक्सपोर्ट होते 800 करोड़, तो फिर ये सरप्लस में चले जाता. लेकिन यहाँ डेफिसिट में आ जाएगा 100 करोड़, क्योंकि आपने तो नेट में माइनस, नेट एक्सपोर्ट तो आपका -100 आएगा. ठीक है, चेक करते हैं. हाँ, तो ये 100 करोड़ डेफिसिट आ गया आपका. तो अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग द इनकम मेथड. तो इनकम मेथड में आपने क्या पढ़ा था कि जो नेशनल इनकम है हम इनकम कैलकुलेट करते हैं. इनकम मेथड में कैसे कैसे इनकम आई, तो इनकम की किसे कहते हैं, इनकम कैसे आती है. तो आप देखो दूर से ही आपको दिख गया सीधा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इन्हीं फॉर्म से आप इनकम को अर्न करते हो, और जब इनको हम ऐड करते हैं तो आपका नेशनल इनकम निकलता है. इनकम मेथड में हमने यही पढ़ा था. ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ये आ गया. ऐसे क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि तो सिंपल है, देखते आपको आंसर दिख गया. ठीक है, ऑप्शन ए. नेक्स्ट पे चलते हैं. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग टूल टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, वो जो है हमारी करेंसी का फ्लो मैनेज करती है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें करती है. और वो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल करती है इंडिया के अंदर, क्या टूल्स है उसके पास. तो क्या सब्सिडी से करती है, तो नहीं, सब्सिडी से इन्फ्लेशन कंट्रोल थोड़ी होता है. टैक्सेशन से, तो नहीं, टैक्सेशन से भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता. टैक्सेशन तो साल के स्टार्टिंग में डिसाइड होता है क्या टैक्स हो क्या नहीं हो, उससे इन्फ्लेशन तो पूरे साल हमेशा बढ़ता घटता रहता है, तो इससे भी नहीं होगा. फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर से भी आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर पाओगे. इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन से. ठीक है, तो वैसे आप देखते ही क्वेश्चन समझ जाओगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से. बट इन केस अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप चारों ऑप्शन पढ़ भी सकते हो और उसके बाद आपको समझ आया ओपन मार्केट ऑपरेशन इज द करेक्ट आंसर. अगर आपको चारों में कंफ्यूजन है तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो कि आप एक
पढ़ो, दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, चारों में से जो आपको गलत ऑप्शन है वो हट जाएंगे, तो लास्ट में सही ऑप्शन बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सही है। व्हाट डज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शो इन एन इकोनॉमी? तो ऑप्शन ए है इंटरेक्शन बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स, ऑप्शन बी है मूवमेंट ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी, ऑप्शन सी है चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, एंड ऑप्शन डी है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड जीडीपी। तो देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में आपने इको की बुक में पढ़ा होगा, आपके पास चार्ट भी होगा कि कैसे हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में जो है इकोनॉमी का डायग्राम बना हुआ था, और उसमें शो कर रखा है आपको रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में आता है, ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर, इंटरेक्शन बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। हाउस होल्ड्स फर्म को सैलरी देती है, फिर ये इन रिटर्न सर्विसेज देते हैं, ऐसा मतलब जो आपका चार्ट बन रखा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आपको बुक में होगा चार्ट। ठीक है, आप वो देख लेना। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी के अंदर जो बना हुआ है। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक? ऑप्शन है बैंक रेट पॉलिसी, ऑप्शन बी है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ऑप्शन सी है मोरल सुआसिन, ऑप्शन डी है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो सॉरी उसके लिए। ठीक है, ऑप्शन डी है कैश रिजर्व रेशियो। तो अब बताओ इनमें से कौन सी जो है एग्जाम्पल है क्वालिटेटिव कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक? तो अगर आपने अब इस क्वेश्चन का आंसर तभी दे पाओगे जब आपने थोड़ा ध्यान से बुक को पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स को ध्यान से पढ़ा होगा। तो आप गैस करो क्या आएगा आंसर? तो इसका आंसर आएगा ये सी। ठीक है, मोरल सुआसियन, सुआसन, जो भी आप प्रोनाउंस करो। ठीक है, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, याद नहीं है क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, तो इसका ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था, इससे तो इन्फ्लेशन रेट वो करती है मैनेज, और सीआरआर बैंक्स के लिए होता है कि आपको इतना कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है, इतना नहीं करना है, वो पॉलिसी अलग। क्वालिटेटिव कंट्रोल में आएगा ये। ठीक है, तो करेक्ट था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ एमपीसी टू कंज्यूम, इफ मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम एमपीसी इज 0.8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, अब आपको चलो बता एक्सप्लेन तो वाइट बोर्ड पे खैर नहीं कर पाऊंगा। आप फॉर्मूला आपको अगर ध्यान हो 1/1 एम पी सी था। ठीक है, तो 1/1 माइनस एम पी सी करोगे तो 1 माइनस एम पी सी आपका 0.8, तो आ जाएगा 1/0.2, एंड जब पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 10, एंड 10/2 इक्वल टू 5। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, वैसे बताने की जरूरत नहीं थी मुझे। ये लो आपका आंसर है 5। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला भी दे रखा है मल्टीप्लायर का 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, तो जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। छोटे छोटे फॉर्मूलाज तो कई क्वेश्चंस में आपको लगेंगे, अब आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो कैलकुलेशन तुरंत नहीं हो पाएगी, है ना। और अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है तो तुरंत क्या कैलकुलेशन ही नहीं कर पाओगे आप, फिर आपका वो क्वेश्चन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस? ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी ट्रांसफर पेमेंट्स, ऑप्शन सी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन डी इंटरमीडिएट गुड्स। तो यहाँ पे पूछा है इंक्लूडेड मेजरमेंट ऑफ जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शंस, तो ये तो कहीं से मतलब कहते हैं ना कि एकदम दूर, ये रेस में ही नहीं है। तो ब्लैक मार्केट ऑफ ट्रांजैक्शन से भाई जीडीपी में क्या करना है हमें, ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन क्यों कैलकुलेट करेंगे भाई। फिर इंटरमीडिएट गुड्स, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो होती है जो अभी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंची है, अभी वो इंटरमीडिएट है, इन प्रोसेस है, तो इसको भी हम कैलकुलेट नहीं करते। जब ये फाइनल बन जाएगी, फाइनल गुड्स के अंदर जब आ जाएगी इंटरमीडिएट से फाइनल पोजीशन पे, तो ये कैलकुलेट हो जाएगी। तो हम इसे पहले क्यों कैलकुलेट करेंगे, इंटरमीडिएट्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो अगर हम ना ही ट्रांसफर पेमेंट्स, इसका आएगा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जीडीपी के लिए जो इंक्लूड होती है एट मार्केट प्राइस के लिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, तो ये है फर्स्ट सी। फर्स्ट क्यों दे रखा है भाई, 16th क्वेश्चन है सी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं।
तो 17 क्वेश्चन है असर्शन रीजन। तो असर्शन है अ राइज इन एग्रीगेट डिमांड कॉजेज इन्फ्लेशन इन शॉर्ट टर्म, एंड रीजन है हायर एग्रीगेट डिमांड पुट्स अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइजेस। तो देखो ए सही है कि राइज इन एग्रीगेट डिमांड कॉज इन्फ्लेशन इन शॉर्ट रन। और किसी चीज़ की डिमांड जो है वो अचानक से बढ़ जाएगी तो उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा उससे, ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर तो बढ़ ही जाएगा। तो ये सही है। एंड उसके बाद इसका जो रीज़न दे रखा है वो है कि हायर एग्रीगेट डिमांड पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन प्राइजेस। तो ये भी सही है, यही आपको भी मैंने एक्सप्लेन करा कि अगर हाई डिमांड हो जाएगी अचानक से तो प्राइस के ऊपर प्रेशर आता है, वो अपने आप बढ़ जाएगा प्राइस, ठीक है। तो शॉर्ट रन में तो इन्फ्लेशन हो जाएगा उससे। तो बोथ ए एंड आर ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए भी आएगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर एक बार चेक करते हैं। तो ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is incorrect? Option 1, net exports can be negative. Option 2, GDP includes the value of intermediate goods. तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट जो है हम पीछे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान हो तो एक्सपोर्ट वाला जो क्वेश्चन था जिसमें बैलेंस पूछा था, बैलेंस, उसमें हमने नेट एक्सपोर्ट करी थी 800 की एंड एक्सपोर्ट्स करी थी 800 की एंड इम्पोर्ट करी थी हमने 900 करोड़ की, ठीक है। तो हमारा जो नेट एक्सपोर्ट था वो था 800 माइनस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट, तो 800 माइनस 900 जो कि माइनस 900 था। तो नेट एक्सपोर्ट्स कैन बी नेगेटिव, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। यहाँ इनकरेक्ट पूछा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जीडीपी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। तो अभी इसका भी क्वेश्चन आया था पीछे, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का था, ठीक है। ये क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये वाला, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं आता, ठीक है, जीडीपी में। तो कहाँ ये रहा, ठीक है। तो ये गलत है, फर्स्ट वाला तो हमारा सही है, सेकंड वाला हमारा गलत है। इंटरमीडिएट का जो आपको बताया मैंने, तो ओनली 2 आएगा। मैंने आंसर देख लिया है, बी आएगा, ठीक है। तो ओनली 2, ये सेकंड वाला गलत है एंड फर्स्ट वाला सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? ऑप्शन ए, होमोजेनस प्रोडक्ट्स, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा, अच्छा। ऑप्शन बी, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ऑप्शन सी, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, एंड ऑप्शन डी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? तो फर्स्ट 3 आप देखोगे तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये तीनों है, ये वाला नहीं है। क्योंकि परफेक्टली जो कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसके अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा डी, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक में आएगा इसका आंसर डी। सॉरी, तो चेक कर लेते हैं एक बार, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द डिमांड फॉर अ गुड्स इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ द अनदर गुड डिक्रीजेस, the two goods are likely to be। तो ऑप्शन ए सब्स्टिट्यूट्स, ऑप्शन बी कॉम्प्लीमेंट्स एंड ऑप्शन सी इंफीरियर गुड्स, ऑप्शन डी नॉर्मल गुड्स। देखो नॉर्मल गुड्स होगा तो भी नहीं होगा, इंफीरियर गुड्स होगा तो भी नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्स है तो फिर ऐसा थोड़ी कि एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, जब कॉम्प्लीमेंट्स है तो एक बढ़ेगा साथ में दूसरे की भी बढ़ेगी। तो इसका आंसर आएगा सब्स्टिट्यूट्स। और इसका जो हम एग्जाम्पल लेते हैं जनरली इको के अंदर कि चाय एंड कॉफ़ी का, कि अगर चाय की ये डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे अगर, तो अगर चाय की प्राइस बढ़ गए तो कॉफ़ी के अगर कम है तो उसकी डिमांड घट जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। और इसके अगर कॉफ़ी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो लोग कॉफ़ी से डिमांड चाय की बढ़ा देंगे, मतलब कॉफ़ी से चाय पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आपने पढ़ा होगा कि चाय एंड कॉफ़ी आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो इफ़ द डिमांड ऑफ अ गुड डिक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ अनदर गुड डिक्रीजेस, ठीक है। तो द टू गुड्स आर लाइकली टू बी सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में आपको मैंने एग्जांपल दे दिया, चाय एंड कॉफ़ी। तो ए आएगा इसका आंसर सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल दिया मैंने आपको, चाय एंड कॉफ़ी, ठीक है। तो 20 का आएगा ए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।
ओके।